गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षा के लेवल में सम्मिश्र संख्या इसका भाग 2, पहला भाग में हमने मापांक, पूर्णांक और डिमाइवर प्रमेय वगैरह पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताए हैं और फार्मूला बताए हैं। आज इसका नेक्स्ट भाग देखते हैं जिसमें इकाई का घनमूल ओमेगा के बारे में, किसी भी सम्मिश्र संख्या का बहुत सारे मूल, nवें मूल के बारे में और उसकी ज्यामिति के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्यामिति। कोई भी सम्मिश्र संख्या होता है, जैसे ये 2 + 3i है, तो इसको हम एक्स वाई प्लेन में, जिसको आर्गन प्लेन बोलते हैं, इसमें दर्शाया जा सकता है। जैसे जो ये वास्तविक अक्ष होता है, ये काल्पनिक अक्ष होता है। मैंने वास्तविक संख्या को एक्स अक्ष में और उसको वाई अक्ष में दर्शाया जाता है। तो ये जैसे 1 2 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 + 3i। ऐसे मतलब क्या है कि जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में करते हैं तो पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी निर्देशांक ज्यामिति का एक पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में जितना आप पढ़े हैं वो सब प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगा। जितना जैसे वृत्त पढ़े हैं, दीर्घवृत्त पढ़े हैं, सरल रेखा पढ़े हैं, सरल रेखा का समीकरण, वो सब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार एक तल में दर्शाया जा सकता है। इसमें भी क्या होता है, गुणांक वगैरह, कोऑर्डिनेट वगैरह का अलग अलग होता है। इसमें जैसे कुछ फार्मूला हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, आप जिसको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं एक्स वाई के रूप में। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो दो यदि Z1 और Z2 है, इनके बीच की दूरी यदि निकालना है तो डायरेक्ट मॉड ऑफ Z1/Z2 हो जाएगा। ये दूरी का फार्मूला होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि दिया हुआ और उनके बीच की दूरी पूछा गया है तो। और लंबसम द्विभाजक का समीकरण, लंबसम द्विभाजक, जैसे Z1 Z2 दो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी को लंबसम द्विभाजित करने वाला समीकरण, समद्विभाजक का समीकरण। मतलब यहाँ Z1 है, यहाँ Z2 है, इसका जो समीकरण होगा Z1 - Z1 का मॉड इक्वल टू Z - Z2 का मॉड। ये लंबसम द्विभाजक का समीकरण होता है। सरल रेखा का समीकरण, दो बिंदु से जाने वाला सरल रेखा, ये हो जाएगा वेरिएबल के रूप में Z रहेगा, और Z1 और Z2 दो बिंदु हैं तो इनका बार आएगा यहाँ Z1 बार, Z2 बार, और यहाँ 1 1 1, इसको 0 करेंगे तो ये सरल रेखा का समीकरण आएगा। सरल रेखा का वैसे व्यापक समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर A है तो A बार Z + AZ बार + B इक्वल टू 0। B वास्तविक संख्या है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसकी प्रवणता माइनस A बार होता है, इसकी प्रवणता। वृत्त का समीकरण, जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र यदि Z0 है और इसकी परिधि पर कोई वेरिएबल पॉइंट Z है, इसकी त्रिज्या R है, तो मॉड ऑफ Z - Z0 इक्वल टू R, ये वृत्त का समीकरण होता है। और जैसे मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्षों के निर्देशांक Z1 Z2 Z3 Z4 है, तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो जो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र भी इसमें लागू होता है। जैसे ये Z1 है, ये Z2 है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट Z है जो इसको M1/M2 में विभाजित करता है, तो Z इक्वल टू हो जाएगा M1Z2 + M2Z1/M1 + M2। ऐसी बाह्य विभाजन का भी सूत्र होता है, मध्य बिंदु का भी सूत्र होता है। तो मध्य बिंदु के अनुसार ये जो है, इसका भी मध्य बिंदु है, तो Z3 + Z1/2 एंड Z2 + Z4/2। तो ये 2 कट जाएगा तो ये रिलेशन आएगा Z1 Z2 Z4 की, यदि वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे हमने बताया निर्देशांक ज्यामिति है, आप देखेंगे तो अपने आप में 3-4 लेक्चर का विषय है, और ये इसका छोटा सा भाग है, तो इसमें कुछ चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे आप जानते हैं वर्ग, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब की प्रॉपर्टी के अनुसार प्रूफ करने को भी आ सकता है, या कुछ देगा तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, सब प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, ये छोटे क्लास का चीज़ है। जैसे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष, इसका शीर्ष दिया हुआ है Z1 इक्वल टू A + I और Z2 इक्वल टू 1 + BI एंड Z3 0 है, ओरिजिन पर है। तो A व B के मान
0 व 1 के बीच है उसे ज्ञात करना है हमको। a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, ये ज्ञात करना है। कंडीशन ये है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें अब समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी ये है कि इसकी तीनों भुजाओं का दूरी समान, लंबाई समान होता है। तो इसका लंबाई, इसका लंबाई और इसकी लंबाई को बराबर करते हैं। सबसे पहले हम Z1 Z3 का ले लेते हैं। Z1 Z3 के बीच का दूरी हो जाएगा Z1 माइनस Z3 और ये बराबर होगा Z2 और Z3 के बीच की दूरी Z2 माइनस Z3 का मॉड। तो ये तो 0 है, माने मॉड इसका आएगा मॉड ऑफ A प्लस आई इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस बी आई। मॉड लेंगे तो ये √1 प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये √1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर या ए इक्वल टू बी। ये पहला रिजल्ट है। अब दूसरा रिजल्ट लेते हैं, हमने इसके दोनों साथ ले लिया, तो अब Z1 का दोनों के साथ ले लेते हैं। Z1 माइनस Z3 का मॉड एंड Z1 माइनस Z2 का मॉड, इन दोनों के बीच की दूरी के इक्वल करेंगे। तो मॉड ऑफ A प्लस आई इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस आई -1 माइनस बी आई। तो A प्लस आई इक्वल टू A माइनस 1 प्लस 1 माइनस बी आई। अब मॉड लेंगे तो A स्क्वायर प्लस 1 या इसका स्क्वायर कर देते हैं रूट ना डाल के, A स्क्वायर प्लस 1 A माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो आगे ये होगा A स्क्वायर प्लस 1, अच्छा A इक्वल टू बी है तो B को A लिख देते हैं हम, B की जगह A लिख देंगे। A स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1, और इसको भी A मान लिया जाए तो 1 प्लस A स्क्वायर माइनस 2A हो जाएगा। तो एक A स्क्वायर तो एक A स्क्वायर से कट गया, एक 1 से कट गया, इस साइड में A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 1 रह गया इक्वल 0। A स्क्वायर माइनस 4A, इसको फार्मूला से बना लेते हैं। A इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4AC तो ये माइनस 4 हो जाएगा अपॉन 2A तो 2 हो जाएगा। A इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में 12 आ गया अपॉन 2, A इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√3, 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे तो 2√3 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो A इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3। तो इसकी ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये एक लाइन यहाँ लिखा हुआ A व B के मान 0 और 1 के बीच में है। प्लस लेंगे तो ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 4 से भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्लस नहीं लेंगे। A इक्वल टू 2 माइनस 2 से कैंसिल हो गया है, 2 माइनस √3 ही लेंगे, यही B के भी इक्वल है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं वृत्त पर आधारित, जैसे Z इंटू Z बार प्लस A बार प्लस A बार Z प्लस B इक्वल 0। ये एक वृत्त है, तो हमको A व B के बीच में संबंध निकालना है। कंडीशन ये है कि ये वृत्त है। वृत्त का समीकरण होता है मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू रेडियस, कोई वास्तविक संख्या, और ये उसका सेंटर है। तो इस फॉर्मेट में इसको बदलने के लिए देखिए क्या करना होगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करेंगे तो इसमें से Z बार कॉमन आएगा, इसमें से A बार कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हमको Z बार इसमें कॉमन आएगा, Z प्लस A और उसमें A। चलिए ठीक है, इसको एक चीज़ करना पड़ेगा हमको, Z बार A बार Z, हम B को इधर लिख देते हैं, और यहाँ पर कॉमन लेने के लिए A
ए बार को हम ऐड कर देते हैं, तो इधर भी ए बार ए को कर देंगे ऐड। तो अब इसमें से देखिए, इसमें से जेड बार कॉमन आएगा तो जेड प्लस ए, और इसमें से ए का बार कॉमन आएगा तो जेड प्लस ए, और ए इंटू ए बार तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है माइनस बी। जेड प्लस ए दोनों में से कॉमन लेंगे तो जेड बार प्लस ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। अब कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी से ये दोनों का प्लस का बार है तो एक साथ जेड प्लस ए पूरे का बार लिख सकते हैं, ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। अब जैसे यहाँ हुआ ए बार मॉड ऑफ, तो ये भी जेड प्लस ए और जेड प्लस ए पूरे का बार है, तो मॉड ऑफ जेड प्लस ए पूरे का बार, तो स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस बी। अब ये वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर ये है माइनस ए, इसका केंद्र जो है, केंद्र z0 इक्वल टू माइनस ए है। इस फॉर्मेट में यदि देखें तो z0 की जगह माइनस ए डालेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, रेडियस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। अब क्या है, यदि ये वृत्त है, यदि इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये बिंदु वृत्त बन जाएगा, और इसको जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए तभी ये वृत्त होगा, वरना क्या हो जाएगा, उसका रेडियस जीरो हो जाएगा। तो ये बड़ा होना चाहिए, अर्थात मॉड ऑफ ए स्क्वायर को बी से बड़ा होना चाहिए, ये इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट एक वृत्त पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है जेड बार प्लस 2 माइनस 3i प्लस 2 प्लस 3i बार प्लस 4 इक्वल 0। ये कौन सा आकृति को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन, कि ये वृत्त है कि सरल रेखा है कि दीर्घवृत्त है, ये सब हमको देखना है। तो यहाँ पर हमको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स वाई में क्या रिलेशन आता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई होगा, वैसे ये तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो गया, ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2 माइनस 3i एक्स प्लस आई वाई, और ये है 2 प्लस 3i एक्स माइनस आई वाई, जेड बार है तो प्लस 4 इक्वल 0। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू आई तो 2y आई माइनस 3xi एंड माइनस 3i स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस 2y और ये हो जाएगा 3xi और माइनस 3i स्क्वायर वाई प्लस 4 इक्वल 0। तो माइनस 2, ये प्लस माइनस कट गया और ये कट गया, आई स्क्वायर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल 0। अब इसकी तुलना वृत्त जैसे आ गया ये, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर को भूल गए हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई का पद ना हो और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक यदि बराबर है तब वो वृत्त होता है, आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, ये वृत्त है। अब इसकी त्रिज्या मान लो निकालना है, त्रिज्या निकालना है तो इसका इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये वृत्त का स्टैंडर्ड समीकरण होता है। इससे कंपेयर करने पर g इक्वल टू हो जाएगा 2, f इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 4, और त्रिज्या होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये g स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 9 माइनस 4, तो 4 4 कट गया, इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 3 है, ये वृत्त को प्रदर्शित करेगा जिसकी त्रिज्या 3 है, जो समीकरण यहाँ दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन लेते हैं कुछ कोणांक पर भी आकृति, जैसे आर्गुमेंट z माइनस 2 अपन z प्लस 2 इक्वल पाई बाई 6 है, तो ये कौन सा आकृति है ये जानना है हमको। z माइनस 2 आर्गुमेंट z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 6 है, तो ये कौन सा प्लेन फिगर है ये हमको जानना है। तो आर्गुमेंट जो होता है tan इनवर्स होता है, तो देखिए इसमें आर्गुमेंट इस x प्लस आई वाई लिखेंगे तो x प्लस आई वाई माइनस 2
एक्स प्लस आई वाई प्लस 2 इक्वल पाई बाई 6 ऐसे। तो आर्गूमेंट x माइनस 2 प्लस आई वाई एंड x प्लस 2 प्लस आई वाई इक्वल टू पाई बाई 6। अब क्या है, इसमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको। a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे तब टेन इनवर्स बी अपान ए करके लिखेंगे, तब आर्गूमेंट लिख पाएंगे। लेकिन हमारे पास एक तरीका और है, आर्गूमेंट z1 अपान z2 इक्वल टू आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2। ये फार्मूला आप लगा दें तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट x माइनस 2 प्लस आई वाई माइनस आर्गूमेंट x प्लस 2 प्लस आई वाई इक्वल टू पाई बाई 6। अब इसका लिखा जा सकता है आर्गूमेंट टेन इनवर्स y अपान एक्स माइनस 2 प्लस माइनस टेन इनवर्स y अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 6। चूँकि कंपटीशन लेवल है तो कंपटीशन लेवल में कुछ आगे पीछे का सिलेबस भी इंक्लूड हो जाता है। इसको 12th में पढ़ेंगे या 12th के लेक्चर आप देख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन ना करके यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिससे ये छोटा हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन करते इसको रैशनलाइज करते तो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स y अपान एक्स माइनस 2 माइनस वाई अपान एक्स प्लस 2 अपान 1 प्लस वाई अपान एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 6। अब टेन इनवर्स को पाई बाई 6 तरफ लाया जा सकता है। इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे, एलसीएम तो दोनों सेम आएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इधर 10 पाई बाई 6 ये वाई एक्स प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस होगा तो माइनस वाई एक्स प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा 1 की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर। नीचे का दोनों कट गया, इधर का वाई एक्स कट गया, 4y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1 अपान रूट 3 10 पाई बाई 6 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4 रूट 3y। पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 रूट 3y माइनस 4 इक्वल 0। ये भी वृत्त का समीकरण है। एक्स और वाई के स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई का टर्म्स नहीं है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 भी है सेंटर का। इस प्रकार ये वृत्त सिद्ध होता है। अब आगे हम इसमें कुछ पोलर फॉर्म जो देखे थे उसका देखते हैं। पोलर फॉर्म पहले जो बताए थे, रोटेशन घूर्णन कहते हैं जिसको, घूर्णन पर आधारित एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे पोलर फॉर्म है निर्देशांक ज्यामिति में, जैसे ये पॉइंट है इधर से 2 इधर से 3, तो कार्तीय निर्देशांक कहते हैं 2 3 होगा। और पोलर कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा कि यहाँ से कितना ये एंगल बना रहा है, तो एंगल इसका हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 और ये जो दूरी हो जाएगा √9 रूट 13। तो इसका रूट 13 एंड tan इनवर्स रूट 3/2 ये पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म था z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये इसका पोलर फॉर्म है। z r उसका मापांक है और थीटा उसका पूर्णांक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार दर्शाया जाता है तो उसको ऐसे हम दर्शा सकते हैं। इस फॉर्म में क्या हो जाएगा r इंटू e टू पावर i थीटा, ऐसे भी लिखते हैं। अब क्या है इसका रोटेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, आर्गन प्लेन में यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि पोलर फॉर्म, मतलब इसका पोलर फॉर्म यदि r e टू पावर i थीटा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस r है और यहाँ से जो एंगल बनाया जा रहा है वो थीटा है। अब यदि इस z को हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, इसका मापांक उतना का उतना ही है ऐसे करके, और जो ये एंगल है इसको मैं फाई एंगल से यदि इसको बढ़ा दूँ, तब इसका जो रोटेशन का प्रभाव, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेगा यहाँ पर इसके रोटेशन से, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा z e टू पावर i फाई के बराबर। z e टू पावर i फाई, या फिर इसको वैल्यू रखेंगे तो z e टू पावर i थीटा इंटू e टू पावर i फाई, तो r e टू पावर i थीटा प्लस फाई ऐसे करके दर्शा सकते हैं नया
कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका परिमाण उतना ही है। यदि परिमाण बदलना है तो परिमाण में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो प्लस होता है, लेकिन यदि क्लॉकवाइज यदि ऐसे चेंज होता है, परिमाण वही है और थीटा इधर घूम गया, मान लीजिए वापस ये थीटा पर था लेकिन इधर बीटा घूम गया, तो माइनस होगा। इसमें जो नया जेड आएगा जेड ई टू पावर माइनस आई बीटा ऐसे हो जाएगा, या आर ई टू पावर आई थीटा माइनस बीटा करके प्राप्त होगा। इस प्रकार इस रोटेशन से नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। मतलब ये है कि जैसे रोटेशन का मतलब ये है कि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आई है, तो इसको मान लीजिए 90 डिग्री से घुमा देंगे तो इधर कहीं आ जाएगा, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका कैलकुलेशन इस फार्मूला से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हाँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 4 - 3i। इसको दक्षिणावर्त मतलब होता है दक्षिणावर्त, वामावर्त यानी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री से घुमाया जाता है, 180 डिग्री से घुमाया जाता है और परिमाण को 3 गुना कर दिया जाता है। तो परिमाण को 3 गुना कर दिया जाता है, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा ये हमको जानना है। तो चूंकि ये 180 डिग्री से घुमाया जा रहा है, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा जेड, ये जेड ई टू पावर आई इंटू पाई इसके बराबर होगा, आई इंटू पाई के बराबर। अभी कुछ देर पहले वहाँ पे लिखे थे हम, जितना घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज से तो पॉजिटिव आ जाएगा। जेड का यदि हम पोलर फॉर्म लिखेंगे आर ई टू पावर थीटा, तो थीटा में ये जुड़ेगा, लेकिन चूंकि हमको जेड फाइंड करना है तो ये नया जो है वो जेड होगा और ये कॉस पाई प्लस आई साइन पाई के इक्वल हो जाएगा। तो कॉस पाई आई साइन पाई 0 हो जाएगा, कॉस पाई -1 हो जाएगा, तो ये माइनस जेड हो गया। लेकिन हमको इसके परिमाण को 3 गुना भी करना है। 3 गुना करना है मतलब जो नया प्राप्त होगा वो हो जाएगा -3z। अब -3 और 4 - 3i, तो इस प्रकार ये -12 + 9i के बराबर होगा। -12 + 9i के बराबर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार मान लीजिए इसी प्रश्न में ये बोला जाए कि 90 डिग्री वामावर्त घुमाया जाता है और परिमाण को 5 गुना कर दिया जाता है, तो क्या नया कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा। तो इसके लिए फिर नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा Z × e टू पावर i π/2, 90 डिग्री का मल्टीप्लाई, तो ये Z cos π/2 - i sin प्लस i sin π/2, cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो ये i × z के बराबर हो गया। लेकिन परिमाण को 5 गुना करना है, तो ये i 5z ऐसा कर लेंगे। तो 5i और z की वैल्यू रखते हैं 4 - 3i, तो ये हो जाएगा 20i - 15i स्क्वायर, i स्क्वायर का मान -1 हो, इसीलिए 15 - 20i, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा रोटेशन से। इस प्रकार इस फार्मूला से रोटेशन का क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आगे इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nवां मूल। पिछला लेक्चर में हमने डी-माइवर थ्योरम का यूज करके बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1/2 + √3/2i ऐसा है, तो इसको क्या करते हैं, इसका मापांक और पूर्णांक के रूप में बदल करके z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसमें क्या है कि यदि इसका जनरल सॉल्यूशन ले लिया जाए और इसका nth मूल ले लिया जाए, तो ऐसे r/1/n cos थीटा प्लस sin थीटा 2/1/n करके लिखा जा सकता है। जनरल सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं r/1/n, ये है r e⁻i थीटा, nवां मूल इसका लिए हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nवां मूल। जनरल में लिख सकते हैं 2πk + थीटा और प्लस i sin 2πk + थीटा 1/n। अब
इसमें डी माइनस से आयलर प्रमेय लगा देते हैं तो r⁴ cos 2 पाई के θ/n प्लस i sin 2 पाई के प्लस θ/n, और ये हो जाएगा r⁴ e⁴ 2 पाई के θ/n इंटू i। ऐसे करके ये इसका nवां मूल है। k का मान 1 2 3 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो इसके 0 1 2 3 ऐसे करके n-1 तक इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमको n मूल इसके मिल जाएंगे इस मेथड से। तो इसमें एक विशेष प्रॉपर्टी है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। विशेष टाइप के इसमें प्रॉपर्टी, इसके जो n मूल हैं, सभी मूल जो हैं, सभी मूल पहला क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में है। सभी मूलों को मिला दिया जाए गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ आसानी से देख सकते हो, k = 0 रखेंगे तो i θ/n आएगा, k = 1 रखेंगे तो ऐसे करके ये उसकी एक निश्चित संख्या के रूप में बढ़ते जाएगा, i θ 2 पाई के ऐसे करके। इसका जो सर्वांतर प्राप्त होगा उसको देख सकते हैं कि 2 पाई इसमें जुड़ते जाएगा e की पावर में, तो इसका जो सर्वांतर प्राप्त होगा e⁴ 2 पाई i/n होगा। ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। सेकंड है, इनका मूलों का जो योगफल है, मूलों का योगफल 0 होता है। और तीसरा इनका गुणनफल, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है ना, इनका गुणनफल -1 z होता है। और चौथा है, इनका जो मापांक है ये भी 0, मापांक बराबर होंगे इनका ना, सभी के मापांक बराबर होंगे। जितने भी मूल निकलेंगे उनका मापांक निकालेंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। कोणांक समांतर श्रेणी में होंगे उनके कोणांक। कोणांक को देख सकते हैं आप, कोणांक मतलब डायरेक्ट थीटा को ही देखना है, इसके एंगल को। तो एंगल मतलब ये k के कारण बढ़ते जाएगा 2 पाई, पहले 0 रहेगा तो थीटा, बाकी 0 का 0 रहेगा। और जब k = 1 रखेंगे तो 2 पाई, तो इसका सर्वांतर 2 पाई रहेगा। सर्वांतर होगा 2 पाई/n के टर्म्स में आएगा। और उसके बाद ये जो विशेष इसका यह है कि जो मूल है ये वृत्त के परिधि पर होंगे, वृत्त के परिधि पर समान दूरी पर स्थित होते हैं, समान दूरी पर स्थित होते हैं सभी इसके। और यदि इनको मिला दिया जाए, जैसे ये वृत्त है ऐसे, और मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम 5 मूल निकाले हैं तो ये लगभग समान दूरी पर ऐसे करके इसके मूल वृत्त पर स्थित होंगे। और इसका केंद्र होगा वो मूल बिंदु होगा, केंद्र मूल बिंदु होगा 0। और समान दूरी पे होगा तो क्या होगा, इसीलिए इनका मापांक जो है बराबर है, r बराबर है इसलिए। और ये क्या बनाएंगे, ये समबाहुभुज बनाएंगे ऐसे, यहाँ सम, ये सम पंचभुज, रेगुलर पेंटागन यहाँ बन रहा है, 5 है तो समान भागों में विभाजित करते हैं और इन भुजाओं को मिलाने पर क्या बनाएंगे, समबाहुभुज बनाएंगे। ये विशेष प्रॉपर्टी है इसका। इस विशेष प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाएंगे यदि कुछ क्वेश्चन उठाया जाए तो। जैसे इकाई का 3 मूल हम लेते हैं, इकाई का 3 मूल ओमेगा स्क्वायर। इकाई का 3 मूल होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस पर -1 + √3/i/2 होता है, और एक में माइनस आता है, -1 - √3i/2। इसको भी ओमेगा मान सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब ये प्रॉपर्टी इसमें लागू होता है कि नहीं, अप्लाई कर सकते हैं कि इसका जैसे मापांक 1 है तो इसका भी मापांक 1 आएगा, इसका भी मापांक 1 आएगा। वहाँ लिखे हैं कि कोई भी मूल हम n मूल निकालते हैं तो सब बराबर, तो 3 मूल निकालेंगे किसी चीज़ का, 1 भी 1 वास्तविक संख्या है लेकिन 1 + 0i करके इसको कॉम्प्लेक्स माना जा सकता है। और इसके एक से अधिक मूल निकालते हैं तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट होता है, तो सभी रूट क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार इकाई के जो घन मूल हैं ये वृत्त में ऐसे बराबर दूरी पे होंगे और इनको मिलाने पर क्या बन जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। वहाँ पर सम पंचभुज बना थे यदि 5 मूल निकालेंगे तो। इकाई का यदि 4 रूट हम लेते हैं, 4 मूल 1 - 1 i और -i आता है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वृत्त पे समान दूरी पे होंगे और ये एक्सिस पर भी होंगे। ये 1 को दर्शाएगा, ये -1 को दर्शाएगा, ये i को दर्शाएगा, ये -i को दर्शाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, यदि प्रॉपर्टी याद है तो। प्रॉपर्टी याद है तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा इस पर गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं तो उसका ये क्या है, सर्वानुपात, कॉमन रेशो क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2π/n है, n की जगह 3 लिखना है, तीसरा मूल निकालना है तो 2π/3 आएगा। आप इसका निकालेंगे तो ऐसा करके आते जाएगा, e टू पावर 2π/3 आएगा, e टू पावर 2π/3। ऐसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 ऐसे। तो ये हो जाएगा 1/-1/120 आंसर का -1/2 एंड √3/2i, ये इसका आएगा। मतलब ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को गुणोत्तर श्रेणी मान करके यदि उसका हम सर्वानुपात निकालेंगे तो इतना आएगा, जो उससे बहुत आसानी से निकल सकता है, इससे तो मुश्किल होगा निकलना। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस तथ्य से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे इकाई के जो मूल हैं उस पर आधारित, ओमेगा पर आधारित क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ओमेगा के पावर का। XR इक्वल टू cos π/2r प्लस i sin π/2r ये गिवन है। तो x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिटी तक इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो x की जगह r की जगह 1 2 3 रखना है जैसा दिया है उसके आधार पर। वैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e टू पावर π/2r इंटू i ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इस आधार पे इसको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो x1 में आ जाएगा e टू पावर i इंटू π/2, x2 में हो जाएगा e टू पावर i इंटू π/2 इंटू 2, तीसरा हो जाएगा e टू पावर i π 3 इंटू 2, 3 इंटू π/2 ऐसे करके अनंत तक ये जाएगा। तो सब पावर जुड़ेंगे तो e टू पावर i π/2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1/2 x1 x2 x3, इसमें x1 x2 x3 1/2 1/3, इसमें इवन पावर को लेना पड़ेगा x2 x4 ऐसे करके, यहाँ पर 1/2 1/4 ऐसे 1/8 ऐसे करके आएगा इसके ये वाले वैल्यू को चेंज करने पर। तो ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी होगा e टू पावर i π/2 a/1 - r 1/2 - 1 - r ऐसे करके, वैसे π/2 को पाई ही ले सकते हो। तो ये हो जाएगा e टू पावर i पाई, और ये उसके बाद पाई बस कॉमन लेंगे तो शुरू से π/2 आएगा। तो e टू पावर i पाई तो cos पाई प्लस i sin पाई, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये x1 x2 x3 नहीं बल्कि यहाँ पे लेना चाहिए x0 x2 x4 ऐसे इवन पावर का कैलकुलेशन ऐसे होगा, इवन पावर का कैलकुलेशन इस तरह होगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। z इक्वल टू √3 प्लस i/2, z इक्वल टू √3 प्लस i/2 गिवन है। तो हमको z टू पावर 69 निकालना है। z टू पावर 69 किसके इक्वल होगा। अभी मूल की बात कर रहे थे, अब ज़्यादा पावर निकालना है तो कैसे निकाला जा सकता है z टू पावर 69। z टू पावर 69 निकालने के लिए जब तक हम इसको पोलर फॉर्म में नहीं बदलेंगे तब तक नहीं निकाल सकते, और उसके बाद आयलर में लगाएंगे।
तो इसके लिए जो r है z इक्वल टू है √3/2 प्लस i/2, तो इसका r इक्वल टू हो जाएगा √3/4 प्लस 1/4 मीन्स 1 हो गया, इसका मापांक 1 हो गया। √x² प्लस y² करेंगे तो, एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2/√3/2 y/x, तो 2 कट गया, 1/√3 यानी 30 डिग्री यानी π/6 आ गया, π/6 आ गया थीटा। तो z इक्वल टू 1 इंटू कॉस π/6 प्लस i साइन π/6 लिख सकते हैं, और z इक्वल टू e टू पावर i π/6 लिखेंगे आइलर प्रमेय से, z टू पावर 69 इक्वल टू e टू पावर i π/6 टू पावर 69 e टू पावर i π/6 इंटू 69। अब इसमें क्या है कि 6 का कुछ पावर हम अलग कर देते हैं, इवन पावर 68 माइनस 5 लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। e टू पावर i पाई 68 पाई माइनस पाई सॉरी प्लस पाई अपॉन 6, अच्छा 6 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी इधर से कैलकुलेशन करते हैं छोटा करके, 3 से काट देते हैं तो ये 23 और ये 2 हो गया, e टू पावर 23 पाई i अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हैं e टू पावर 24 पाई माइनस पाई i अपॉन 2, तो e टू पावर 12 पाई माइनस i π/2, तो e टू पावर 12 पाई एंड e टू पावर माइनस i π/2, ये i दोनों में है सॉरी, ऐसे तो ये हो जाएगा cos 12 पाई प्लस i साइन 12 पाई इंटू कॉस माइनस π/2 प्लस i साइन माइनस π/2, तो cos 12 पाई 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा साइन, इसमें ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो माइनस i आएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर -i होगा। ठीक है, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। अच्छा, इकाई के जो मूल हैं इसके बारे में देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। इकाई का जो घन मूल है, यदि इस प्रकार के फॉर्मेट में है, 1 प्लस ओमेगा की घात n प्लस ओमेगा की घात 2n, तो ये 0 के बराबर होगा यदि ये 3 का गुणक है, n यदि 3 का गुणक है, 3 का गुणक है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, एक ओमेगा बन जाएगा और एक ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और इसके बराबर 3 होगा, ये 3 का गुणक, अच्छा गुणक नहीं है तब 0 होगा, ये 3 का गुणक नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और 3 का गुणक है तब ये 3 हो जाएगा, n 3 का गुणक है। आप अप्लाई करके देख सकते हैं, n की जगह मान लीजिए 13 है, 1 प्लस ओमेगा टू पावर 13 प्लस ओमेगा टू पावर 26, तो ये 1 प्लस 12 अलग करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, इसमें 24 अलग करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो गुणक नहीं है तो 0 आएगा और गुणक है तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।